हेलो, मैं हूं विनय कुमार गुप्ता। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पॉइंट टू बी नोटेड में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो का अगला नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। वीडियो को पूरा एंड तक देखें। इसके पहले लेक्चर में हम लोग एक मनोवैज्ञानिक थे पावलोव, उनके सिद्धांतों पर हम लोगों ने अध्ययन किया था, चर्चा किया था। अब हम आते हैं, एक और हमारे मनोवैज्ञानिक हैं स्किनर। इन्होंने भी एक अद्गम सिद्धांत दिया है। उनके सिद्धांत का नाम है क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। तो चलिए शुरू करते हैं स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। तो इनका पूरा नाम क्या है? B.F. स्किनर। ये कहाँ के थे? अमेरिका के। ये अमेरिका के एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे, B.F. स्किनर। इनके अद्गम सिद्धांत का क्या नाम है? क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। इन्होंने किस पर प्रयोग किया था? चूहे पर। इन्होंने सबसे पहले चूहे पर किया था 1938 ईस्वी में। उसके बाद इन्होंने कबूतर पर किया था, वो भी 1943 ईस्वी में। तो ये दो चीज़ आप याद रखिएगा कि सबसे पहले प्रयोग चूहे पर किया गया था 1938 ईस्वी में, और दूसरी बार कबूतर पर उन्होंने किया था 1943 ईस्वी में। अब इस सिद्धांत के कुछ नाम हैं जो एग्ज़ाम में इन नामों से पूछ लिया जाता है, तो ये नाम बहुत ज़रूरी है, इसको याद रखना। तो एक एक करके इसको नोट कर सकते हैं और याद रख सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में हमेशा नाम चेंज करके पूछ लेता है, जिससे बच्चे क्या होते हैं, कन्फ्यूजन हो जाते हैं। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। तो इनके सिद्धांत का और नाम है, एक नाम है नैमित्तिक अनुबंधन सिद्धांत। नैमित्तिक अनुबंधन सिद्धांत। इन्हीं के सिद्धांत को सक्रिय अनुकूलन सिद्धांत भी कहते हैं। सक्रिय अनुकूलन सिद्धांत। इन्हीं के सिद्धांत को सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत। अगला है कार्यात्मक प्रतिबद्धता सिद्धांत। कार्यात्मक प्रतिबद्धता सिद्धांत। एक है साधनात्मक अनुबंधन सिद्धांत। साधनात्मक अनुबंधन सिद्धांत। अगला है अनुक्रिया उद्दीपन सिद्धांत। इसमें जैसे थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत था वो एस.आर. बॉन्ड थ्योरी के नाम से जाना जाता था, लेकिन इनका जो सिद्धांत है स्किनर का, उनके सिद्धांत को आर.एस. थ्योरी के नाम से जाना जाता है। उन्हीं का उल्टा है, अनुक्रिया उद्दीपन सिद्धांत इनका बोलते हैं, और थॉर्नडाइक का जो अद्गम सिद्धांत था उसको एस.आर. बॉन्ड थ्योरी बोलते हैं। तो इतना नाम है, आप इसको एक जगह नोट कर लीजिए और इसको आप याद कर सकते हैं। इन्होंने चूहों और कबूतरों पर प्रयोग किया। उसके बाद उन्होंने निष्कर्ष क्या निकाला कि प्राणियों में दो प्रकार के व्यवहार पाए जाते हैं। चूहों और कबूतरों पर उन्होंने प्रयोग किया पहले, फिर एक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं क्या कि प्राणियों में दो प्रकार का व्यवहार पाया जाता है। तो पहला व्यवहार उन्होंने कहा प्रतिक्रियात्मक व्यवहार। इसको अनुक्रियात्मक भी बोल सकते हैं, अनुक्रिया भी बोल सकते हैं। पहला है प्रतिक्रियात्मक व्यवहार। तो इसका संबंध किससे होता है? उत्तेजना से और उद्दीपक से। मतलब उद्दीपक को देखकर जब अनुक्रिया करता है, अपना व्यवहार प्रकट करता है, तो उसे प्रतिक्रियात्मक व्यवहार कहते हैं। दूसरा है क्रिया प्रसूत व्यवहार। दूसरा उन्होंने व्यवहार क्या बताया? क्रिया प्रसूत व्यवहार। ये जो है स्वेच्छा या ऐच्छिक अनुक्रियाओं पर आधारित होता है। अगर हमारी इच्छा है तो अनुक्रिया करेंगे, नहीं इच्छा है तो नहीं करेंगे। मतलब वो अपने नियंत्रण में रहती है, जो क्रिया प्रसूत व्यवहार होती है। तो ये दो व्यवहार इन्होंने बताया, इसको आप याद रखिए। स्किनर ने सबसे अधिक अनुक्रिया पर जोर दिया, रिस्पांस पर ज़्यादा इन्होंने जोर दिया। इसीलिए इनके थ्योरी को क्या कहते हैं? आर.एस. थ्योरी, रिस्पांस स्टिमुलस थ्योरी भी बोलते हैं। तो ये चीज़ आप याद रखिए। इन्होंने अनुक्रिया पर सबसे ज़्यादा जोर दिया, इसने, स्किनर ने।
और थॉर्नडाइक ने किस पर जोर दिया था? उद्दीपन पर जोर दिया था, स्टिमुलस पर। इनके शिष्यों ने, इनके द्वारा इन्होंने प्रयोग में जो बॉक्स उपयोग किया था, तो इनके शिष्यों ने उस बॉक्स का क्या नाम रखा था? स्किनर बॉक्स। क्या? स्किनर बॉक्स। किसने रखा था? स्किनर के शिष्यों ने। उनके द्वारा प्रयोग किया गया जो बॉक्स था उसका नाम स्किनर बॉक्स था। अब ये आप फिगर से सोच सकते हैं कि एक चूहा बहुत भूखा है, उसको एक पिंजरे में बंद कर दिया जाता है। तो ये काम कौन करते हैं? हमारे स्किनर मनोवैज्ञानिक। वे क्या करते हैं? स्किनर ने भूखे चूहे को एक बॉक्स में रखा तो वह दीवारों को पंजों से खरोचने लगी। क्यों? क्योंकि वो बहुत भूखी थी, तो वो भोजन के तलाश में वो इधर उधर दीवार को खरोचने लगी, बक्से की दीवार को। बहुत प्रयास किया, प्रयासों की संख्या बढ़ती गई, बहुत प्रयास किया कि किसी तरह भोजन मिल जाए। हालांकि भोजन जो था उसको दिखाया नहीं गया था, लेकिन वो भूख से क्या कर रही थी? इधर उधर खरोच रही थी। उसे पता नहीं था कि भोजन कहाँ पे है। लेकिन थॉर्नडाइक के सिद्धांत में क्या था कि पहले उद्दीपक दिखाया जाता था, उसके बाद उसके अनुसार अनुक्रिया करता था। लेकिन इसमें क्या है कि पहले जो है उद्दीपक इसमें नहीं रखा जाता है, केवल भूखे चूहे को रख दिया जाता है बॉक्स में। वो भूख की वजह से जो है दीवारों को खरोच रही है, अनुक्रिया कर रही है। तो अचानक क्या होता है? संयोगवश उसके पैर से जो है लीवर जो है दब जाता है और उसे भोजन प्राप्त होता है। जैसे ही लीवर दबता है, भोजन उसके सामने आ जाता है और उसे भोजन प्राप्त हो जाता है। धीरे धीरे उसके द्वारा लीवर दबाने में जो समय का अंतराल था, जब ये क्रिया बार बार स्किनर साहब जो है इसको दोहराते हैं, तो क्या देखते हैं कि जैसे ही चूहे को अंदर बक्से में डालते हैं कई क्रिया करने के बाद, तो क्या होता है कि वो ज़्यादा इधर उधर जो है छटपटाता नहीं है और ना ही खरोच करता है दीवारों पर, और वो कुछ समय बाद लीवर को तुरंत दबाकर भोजन प्राप्त कर ले। और ऐसे एक समय आता है कि वो जैसे ही बक्से में जाता है वो तुरंत जो है लीवर को दबा के भोजन को प्राप्त कर लेता। तो अब क्या हुआ? उसकी जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन बन गया है, उस भोजन और लीवर के बीच जो अनुबंधन है वो उसका सुदृढ़ हो गया है, जिसकी वजह से वो तुरंत उसको दबा के तुरंत भोजन प्राप्त कर लेता है। तो यही जो लीवर दबाने की अनुक्रिया है उसकी, चूहे की, उसी को क्रिया प्रसूत अनुक्रिया भी बोलते हैं। तो लीवर दबाने की जो अनुक्रिया है वो क्रिया प्रसूत अनुक्रिया है, और उसके बाद परिणाम क्या होता है? उसे भोजन की प्राप्ति हो जाती है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि पहले अनुक्रिया कर रहा है, उसके बाद उसके सामने भोजन आ रहा है जो एक प्रबलक के रूप में है। तो उसे क्या पता चलता है कि अगर अनुक्रिया कर रहा है तो उसे एक प्रबलक मिल रहा है, भोजन। तो भोजन मिलने की वजह से उसकी अनुक्रिया जो होती है और तीव्र होने लगती है। तो जैसे ही वो बक्से में जाता है तुरंत लीवर को दबा के भोजन प्राप्त कर लेता है। तो इस प्रयोग से निष्कर्ष क्या निकलता है? यदि किसी क्रिया के बाद कोई बल प्रदान करने वाला उद्दीपन मिलता है तो उस क्रिया की शक्ति में वृद्धि हो जाती है। तो यही चीज़ बता रहे हैं, जब हम कोई क्रिया करते हैं, क्रिया हम ये सोच के नहीं करते कि हाँ क्या परिणाम होने वाला है, लेकिन परिणाम ऐसा हो, एक ऐसा प्रबलक मिल जाए जिससे हमारे अंदर जो है सकारात्मक सोच की उत्पत्ति हो, तो उस क्रिया की शक्ति में क्या हो जाती है? वृद्धि होने लगती है। तो इसी प्रकार जब चूहा जो है क्रिया प्रसूत अनुक्रिया करता है तो प्रबलक के रूप में उसे क्या है? भोजन प्राप्त हो जाता है उसे, जिसकी वजह से उसकी क्रिया की शक्ति में और वृद्धि होने लगती है और वो जल्दी जल्दी जैसे ही उसे बॉक्स में डालते हैं वो लीवर दबा के उसको भोजन प्राप्त कर लेता है। तो यहाँ प्रबलक एक चीज़ है। प्रबलक दो प्रकार के होते हैं, आप जानते होंगे, एक होता है धनात्मक, एक ऋणात्मक प्रबलक। भोजन यहाँ पे क्या है? धनात्मक प्रबलक है।
अब जैसे बच्चा है, अगर कोई गलत काम कर रहा है तो उसके लिए आप डंडे का प्रयोग करेंगे तो डंडा यहाँ पर क्या होगा, ऋणात्मक प्रबलक होगा, क्योंकि उसे हम मना कर रहे हैं ये चीज़ ना करो, तो हमारा ऋणात्मक प्रबलक हो गया। लेकिन अगर उसे हम शाबाशी देंगे अच्छे काम के लिए तो शाबाशी यहाँ पे क्या हो जाएगा, धनात्मक प्रबलक। तो यहाँ पे भोजन चूहे के लिए धनात्मक प्रबलक का कार्य कर रहा है, वो भी क्रिया प्रसूत अनुक्रिया के बाद है। तो इसीलिए आर्यस थ्योरी इनके नाम को दिया गया। अब उदाहरण के तौर पर देखते हैं, जैसे बच्चा जब खाने के लिए खोजने लगता है, घरों में मिठाई खोजने लगता है, तो पहले क्रिया करने लगता है। उसे नहीं पता होता कि कहाँ क्या चीज़ रखी हुई, लेकिन खोजबीन करने के बाद उसे कुछ ना कुछ मिल जाता है। तो ये क्रिया प्रसूत अनुबंधन के आधार पर ये कह सकते हैं। और अगर बच्चे को किसी से कुछ पाना हो तो उससे क्या है, विनम्रता से बात करने लगता है। रेडियो, टीवी, कैमरा अगर चलाना है तो हम क्या करते हैं, उस चलाने के लिए पहले क्रिया करते हैं, सीखते हैं, तब हमें परिणाम मिलता है। तो ये सभी क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के उदाहरण हैं, उसी पर ये काम करता है। अब क्रिया प्रसूत अनुबंधन का शिक्षा में उपयोग कैसे होगा। सीखने वाले के व्यवहार को स्वरूप प्रदान करना, वह उद्दीपन पर नियंत्रण करके वांछित व्यवहार का सृजन करता है। तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत से क्या होता है, जो सीखे जाने वाले व्यवहार को क्या करता है, ये स्वरूप प्रदान करता है। इससे क्या होता है, अपने उद्दीपन पर नियंत्रण करके जो सही व्यवहार हो, वांछित व्यवहार हो, उसका सृजन करता है। इस प्रकार बच्चों में वांछित व्यवहार को स्वरूप प्रदान कर सकते हैं इस अधिगम के उपयोग से। छात्रों को तत्कालीन पुनर्बलन देना चाहिए। मतलब कि छात्र कोई भी कार्य कर रहा हो, अगर वो कार्य सही कर रहा है, सही दिशा में जा रहा है, तो उसे तुरंत शाबाशी देना चाहिए। अगर वो अच्छे नंबर ला रहा है तो उसे तुरंत शाबाशी देना चाहिए, ना कि 1-2 दिन बाद। तो ये चीज़ है शिक्षा में प्रयोग इसका। और शिक्षार्थी का जो भी परिणाम आता है उसे शीघ्र घोषित कर देना चाहिए। ये नहीं कि आज परिणाम आया तो उसको 1 साल बाद 2 साल बाद बता रहे हैं, तो जिसका कोई मतलब ही ना हो। तो इसलिए परिणाम तुरंत घोषित करना होता है। तो ये भी जो है इस सिद्धांत के लिए उपयोगी है। नकारात्मक व्यवहार को नकारात्मक पुनर्बलन द्वारा रोकना। अगर बच्चे में कोई नकारात्मक व्यवहार है, जो गलत व्यवहार कर रहा है, तो नकारात्मक पुनर्बलन करके उसको रोकना चाहिए। तो ये भी जो है इस सिद्धांत के द्वारा किया जा सकता है। इस सिद्धांत का उपयोग करके जो भी बच्चे में नकारात्मक व्यवहार है उसको रोका जा सकता है नकारात्मक पुनर्बलन के द्वारा। जो भी बच्चे में जटिल व्यवहार है या मानसिक रोगी हैं, उनके जो वांछित व्यवहार के सीखने में विशेष रूप से सहायक है। मतलब मानसिक रोगियों को पता लगाया जा सकता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो उसके बाद उसको दूर किया जा सकता है। तो इतने जो हैं इस सिद्धांत के शिक्षा में उपयोग हैं। तो वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो का अगला नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तब तक के लिए धन्यवाद।